तो आज हम कल हमने कूलॉम के नियम की सीमाएं तक पढ़ लिया था। तो आज हमारा हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में जो विद्युत एवं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये कोई धनावेश है, ये कोई एक धनावेश है जो ये अपनी ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। हम एक परीक्षण धनावेश लेते हैं यहाँ Q प्लस Q। तो ये धनावेश और ये धनावेश, ये इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र है तथा ये इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र है। ये परीक्षण धनावेश है जिसका परिणाम 1 होता है। ये इकाई धनावेश है जिसको परीक्षण धनावेश ही बोलते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हो गई? वह क्षेत्र जिसके अंदर या जिसके अंतर्गत परीक्षण धनावेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई इकाई धनावेश प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट्स बना लीजिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे के वैसे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चैप्टर में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको समझ में आ गए तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम वही एक Q धनावेश लेंगे जिसका एक विद्युत क्षेत्र होगा तथा एक इकाई आवेश लेंगे जिसका इकाई मतलब एक आवेश जिसका परिमाण 1 हो। अब ये इसके अंतर्गत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब देखेंगे इस Q का मान 1 है और ये प्लस Q आवेश है। अब इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल होगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन R²। ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो। अब F फिजिकल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक Q2 हमारे पास 1 है और Q1 तो Q हो गया डॉट 1 R²। तो F का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R²। यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R²। ये होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब मैं आपको इसके लिख कर दिखा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक
किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हम इसको देखो, दोनों तरफ क्यू नोट से गुणा कर दें, क्यू नोट ई युद्ध धनावेश मतलब क्यू आवेश से गुणा कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नोट आर स्क्वायर, दोनों तरफ क्यू नोट से गुणा कर दिया। ये तो ऐसे क्या ऐसे आ गया क्यू नोट ई, ये बल का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया एफ। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ गए होंगे आप। यही बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि क्यू का मान है एकांक परीक्षण, एकांक जो इसका मान 1 है, एकांक परीक्षण में लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे हम अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? ये एक हमने ये धनावेश ले लिया क्यू, एक धनावेश ले लिया ये, एक ऋणावेश ले लिया क्यू ये। अब जो रेखाएं यहाँ से निकलेगी वो यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, ऐसे चारों तरफ से निकलेंगी, चारों तरफ। ये टच नहीं होंगी, बाई मिस्टेक हो गया, टच नहीं होंगी, ये एक दूसरे को टच नहीं कर, ऐसे 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 ऐसे, और ये प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस क्यू की तरफ जाएंगी। और ये खुले वक्र का निर्माण करेंगे, मतलब ये अंदर जाके मिलती नहीं, बस ये खुले वक्र का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इनके गुण लिखिए। तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं वो देखिए। सबसे पहले विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र में रेखा। अब हमने कोई एक धनावेश ले लिया, परीक्षण धनावेश Q = 1, ये यहाँ पे है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, ये विपरीत आवेशित है, ये सजातीय आवेशित है। तो पहले देखिए विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा क्या है? विद्युत बल रेखा कहते किसे हैं? विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, एकांक धनावेश जिस वक्र पर गतिमान होता है या वक्र का निर्माण करता है, वह बल रेखाएं कहलाती हैं। ये परीक्षण धनावेश, ये दोनों के प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये परीक्षण धनावेश है, एकांक धनावेश, जिसको हम इस क्षेत्र में रखेंगे तो ये ऐसे गति करेगा, या तो इससे दूर जाएगा, इसके नज़दीक आएगा, तो ये एक वक्र की तरह इस गतिमान करेगा। जो गतिमान करेगा, जो वक्र बनेगा, इसे गति करने से जो पथ बनेगा वही विद्युत बल रेखा होगी। अब ये प्लस है, +1 है, और ये भी प्लस है, ये प्लस है, ये तो ये प्रतिकर्षित करेगा। तो ये मान लीजिए इस रेखा से जा रहा है ऐसे, तो इसने एक वक्र का निर्माण कर दिया, ये इसको खींच रहा है ऐसे, तो ये आगे इसमें आके ऐसे आ जाएगा पास। तो इसने जिस वक्र का निर्माण किया, अब हर परीक्षण धनावेश होंगे, जो धनावेश एकांक धनावेश होंगे वैसे गति करेंगे, जो जिस वक्र का निर्माण करेंगे ना, वही वक्र विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। हम देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तब विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। क्वेश्चन आता है ऐसे कैसे फिजिक्स की एग्जाम में 12th में पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं, इनके कोई 5 गुण लिखिए या गुण लिखिए। इनके गुणों में से भी क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मैं जैसे आपको आगे बताऊँगा, सुनते जाइएगा। फर्स्ट गुण होता है इनका, फर्स्ट जो गुण होता है वो होता है, देखना, ये
धनावेश से तो निकलती हैं, है ना, धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश ऋणावेश पर खत्म होती हैं। धनावेश से निकलेंगी, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू, ये इससे निकलेंगी और इस पे जाके ख़त्म हो जाएंगी ऐसे। ऐसा नहीं कि इससे निकलेंगी, ओनली प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी। पहला गुण तो हो गया। खुले वक्र का निर्माण करती हैं। यहाँ से कोई परीक्षण धनावेश का है वो यहाँ तक ही जाके रह जाएगा, मतलब ये खुला वक्र बनाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा वो धनावेश, तो ये खुला वक्र बन जाएगा वैसे एक। तो ये खुले वक्र का निर्माण करती हैं। और जहाँ से ये एक बल रेखा यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरह इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, इसमें आई, ऐसे सारे चारों तरफ से आएंगी। तो यहाँ पर डेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा होगा, मतलब ये तो आगे जाके तो ऐसे फैल जाएंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी जगह से निकलेंगी तो ये घनत्व तो ज़्यादा होगा ना, वहाँ तीव्रता भी अधिक होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ अधिक होगी जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा। तो तीसरा गुण हो गया हमारे पास, जहाँ बल रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहाँ तीव्रता भी अधिक होगी। जहाँ अब यहाँ से निकली जो यहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ घनत्व ज़्यादा है, आगे जाकर तो बीच में तो ये उनको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से वो एक ही जगह से निकलेंगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह यहाँ पे घनत्व। तो आपको एग्जाम से कैसे पूछा जा सकता है कि आवेशों के निकट ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, यहाँ से निकलती हैं, तो इसी कारण यहाँ पे इनके आवेशों के नज़दीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। चौथा गुण है इसका, लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। अब एक धनावेश ये है, एक ऋणावेश ये है, उसी प्रकार एक ऋणावेश ये है, एक धनावेश ये है। इससे बल रेखाएं निकली ऐसे गई, इससे बल रेखाएं निकली ऐसे गई, ऐसे निकलती जाएंगी इनसे, और जो इनसे निकलेंगी वो ऐसे जाएंगी। तो ये जैसे यहाँ से मिलेंगी ना, इससे लंबवत प्रतिकर्षित हो जाएंगी। यहाँ से निकली तो ऐसे लंबवत प्रतिकर्षित होकर निकल जाएगी। तो एक गुण हमारे पास ये हो गया, लंबवत बल रेखाएं लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। बल रेखाएं लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं, लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। पांचवा इनका गुण आता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अब जैसे ये एक धनावेश है, ये एक धनावेश है, ये एक ऋणावेश है, इससे कोई बल रेखा निकली वो ऐसे गई, इससे बल रेखा निकली वो ऐसे गई, ऐसे निकली ऐसे। अब मुझे इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है, तो इस पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड हो गई। इस बिंदु पर खींची तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड हो गई, इस बिंदु पर खींची तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड हो गई, इस बिंदु पर खींची तो इस साइड हो गई। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिए, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श
रेखा की दिशा में होती है। अब इसका छठा गुण आता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती। मतलब ये विद्युत रेखाएं इसको आपस में क्यों नहीं काटती। जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है, ये प्लस क्यू धनावेश है, ये माइनस क्यू धनावेश है। तो एक ये माइनस क्यू धनावेश है, ये प्लस क्यू धनावेश है। इससे कोई बल रेखा निकली वो ऐसे गई, और ये एक इससे निकली वो ऐसे गई। तो ये आपस में कभी काटती नहीं है, ऐसा असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यही रीज़न एग्जाम में पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, यही रीज़न पूछा जाता है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ। अब मैं इस रेखा के अनुसार लूँ तो मुझे एक स्पर्शरेखा इस प्रकार प्राप्त होती है, हो गई। और मैं इस रेखा के अनुसार लूँ तो मुझे एक दिशा इस प्रकार प्राप्त होती है। अब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दो दिशा में नहीं हो सकती। एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशा में, मतलब एक ही चीज़ दो दिशा में नहीं हो सकती, वो एक ही डायमेंशन में हो सकती है, या तो वो इस साइड हो या इस साइड हो। तो ये असंभव है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काट दें। तो यही पूछा जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती क्यों नहीं है, क्यों नहीं काटती। वो मैंने आपको बता दिया कि जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती हैं वहाँ दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि असंभव है। विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर वो काटती हैं वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशा प्राप्त होती हैं, जो असंभव है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट एज इट इज कि विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती क्यों नहीं है। तो आपको यही रीज़न देना है, क्योंकि जिस वक्र पर वो काटती हैं वह वहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो असंभव है। यही रीज़न हमको देना है। अगला टॉपिक हमारे पास है स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना। मतलब जो हमारे पास विद्युत बल होता है, विद्युत बल Fe तथा गुरुत्वाकर्षण बल Fg के मध्य तुलना करना है। इनके मध्य तुलना करेंगे हम, इनके दोनों मध्य तुलना करेंगे। तुलना क्या होती है, तो टॉपिक हो गया हमारे पास स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य तुलना करते हैं। चलो हम ये धनावेश लेते हैं, एक धनावेश लेते हैं, एक कोई भी आवेश लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, परमाणु ले लेते हैं, एक परमाणु ले लेते हैं ये जिसके नाभिक में है प्रोटॉन, एक ये लेते हैं जिसके कक्षक में है इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों का द्रव्यमान होगा और दोनों के आवेश भी होंगे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो आकर्षित मतलब चार्ज के कारण, आवेश के कारण जो बल लगेगा वो तो होगा F, स्थिर विद्युत बल। और जो द्रव्यमान, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उसके कारण जो बल लगेगा वो होता है Fg। समझ गए होंगे आप। ये परमाणु है, इसके नाभिक में ये प्रोटॉन है, बाहर है इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब Fe जो स्थिर विद्युत बल है वो तो आवेशों के मध्य लगेगा। अब इन दोनों आवेशों को कुछ द्रव्यमान होगा, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, इसी की हम तुलना करेंगे। तो देखते हैं Fe होता है, वो हमारे पास क्या होता है, Fe वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q है हमारे पास QE इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q एक प्रोटॉन का आवेश, इनके मध्य की दूरी है R। तो Fe हमारे पास हो गया 4 पाई
एप्सिलॉन नोट क्यू ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और क्यू पी मतलब प्रोटॉन का आवेश। आवेशों के मध्य ही तो स्थिर विद्युत बल लगता है और द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और यही इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसी कारण परमाणु उदासीन होता है। इनके मध्य की दूरी हो गई r। हमने इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 1। अब निकाल लेते हैं एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका भी द्रव्यमान होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला मेरे पास होता है जी एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान। इनकी मध्य की दूरी होती है आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब एफ जी का मान हमारे पास आएगा, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो एक सार्वत्रिक नियतांक है इसका मान में। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻21 और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान आवेश में इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होता है उतना 10⁻⁻27। इनके मध्य की दूरी होती है वो होती है आर स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर एफ ई अपॉन एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल को तुलना कर इनको एक का भाग 2 में देने पर तो ये हमारे पास आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। तो एफ ही हो जाएगा वो हो जाएगा एफ जी इंटू 10⁻29/2.27। हम इसको नगण्य मान लेते हैं। तो स्थिर विद्युत बल होता है वो नाभिक के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻19 गुना होता है। आप इसे समझ सकते हैं कि नाभिकीय बल कितना स्ट्रांग होता है। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल नाभिक होता है ना, वो नाभिक के अंदर जो नाभिक होता है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनके मध्य जो स्थिर विद्युत बल होता है ना और जो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻29 गुना होता है, 39 गुना होता है, 10⁻39 गुना। मानो कि मैं इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 5 लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान है 5। तो इनके मध्य जो स्थिर विद्युत बल लगेगा ना वो लगेगा 10 इंटू 39 पावर गुना 5। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इतना गुना इनके मध्य स्थिर विद्युत बल लगता है। तो यही रीज़न है कि स्थिर नाभिक के अंदर जो परमाणु के अंदर बल होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत अत्यधिक बल से बंधा हुआ होता है। यही रीज़न है कि परमाणु के अंदर जो अंतराण्विक बल होते हैं वो प्रकृति के सबसे प्रबल बल हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है लगभग एक सामान्य अवस्था में। मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ। आज का एक टॉपिक और है जिसके बारे में हम कल एक अक्षीय स्थिति पर, मतलब कोई ये आवेश हैं, इनकी अक्षीय स्थिति ये हो गई, मतलब अक्षीय जो उनकी अक्ष में रहे बस कितनी भी दूर हो उनकी अक्ष में तीव्रता ज्ञात करेंगे। और एक निरक्षीय मतलब कहीं भी हो, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ कहाँ भी हो, वहीं पर जहाँ बिंदु होगा उस पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं एक टॉपिक विद्युत जो हमें आगे काम आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये होता क्या है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये एक आवेश ले लिया Q, ये एक आवेश ले लिया नेगेटिव ऋणात्मक आवेश, ये Q हो गया, ये ऋणात्मक धनात्मक आवेश हो गया। ये इनके मध्य की दूरी हो गई, ये हो गई दोनों की मध्य की दूरी 2L। अब इनके द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा P इज इक्वल एक आवेश का परिमाण, कोई भी आवेश होगा एक परिमाण का आवेश तथा उन दोनों के मध्य के बीच की दूरी ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कोई आपको विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। मैं आपको लिख दूँ बताता हूँ। किसी निकाय में एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे बना लीजिएगा, जो आपको बहुत काम आएंगे नोट्स। आपको जब आप एयरफोर्स की एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसे किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, एच डी जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपके दिमाग, कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि 2L क्यों लिया, L क्यों नहीं ले सकते। तो ये एक हमारे गणितीय मतलब हमें एक मध्य बिंदु ले तो इसको सोल्व करने के लिए 1/2L लेना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम LL ले लेते हैं, इसलिए यहाँ 2L ले लिया। और जो L होता है ना वो यहाँ प्रभावकारी लंबाई होती है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है कि प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, तो आप इसकी परिभाषा ऐसे देख सकते हैं, दो आवेशों के मध्य के बीच की दूरी ही प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, जिसे L से नोट करते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्थिर विद्युत बल में। तो कंटिन्यू करेंगे कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद।